कैपेसिटेंस। हाँ, कल अपने वो लास्ट में पढ़ा था आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो अपने क्या है, डायरेक्ट एलसीआर सर्किट है वैसे तो, ठीक है ना। प्योर आर, प्योर एयर और प्योर सी जो है वो तो है नहीं कोर्स में, सिलेबस में, मतलब सीबीएसई वाले में तो डायरेक्ट एलसीआर दे रखा है। अब अगर डायरेक्ट एलसीआर दे रखा है अपने को, पर प्योर आर, प्योर एल और सी कैपेसिटर वाला ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इसमें लिखा हुआ भी है, पर हर टॉपिक में ऊपर में ही लिख लेना, ठीक है ना। बस मतलब नोट इन सिलेबस ऐसे लिख देना, बस लर्न करना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। लास्ट में तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना बस मेनली, है ना। और पढ़ तो लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि अगर प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रजिस्टर, और उस पर अपन ने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या क्या होगा, ठीक है। देख लो, फिर चेक कर लेना ना। हमारे पास क्या लिया हमने, ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मान लेते कितना है, कैपिटल आर। हमने इसमें एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, और ये जो सोर्स अप्लाई किया उसका वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर किस पे बेस्ड होता है, ओम्स लॉ। रजिस्टर किस पर बेस्ड है, तो ओम्स लॉ क्या होता है अपने पास, V इज इक्वल टू, तो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, V बाय आर। तो यहाँ पे I V की वैल्यू पुट कर दें तो V नॉट बाय आर, और यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये I इज इक्वल टू V नॉट बाय आर, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसे क्या बोल दिया हमने, I नॉट। तो अपने वोल्टेज तो अप्लाई किया इतना, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमें क्या मिली, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में अगर आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट कितनी मिलेगी आपको, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो करंट आ गया अपने पास, वोल्टेज और करंट में निकालेंगे फेज डिफरेंस। क्या फाइंड करें, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच में। फेज क्या बताया था कल मैंने, फेज का मीनिंग क्या होता है, एंगल। फेज का मतलब क्या है, तो इसके एंगल में क्या लिख रहा है, करंट के एंगल में क्या लिख रहा है, तो फेज डिफरेंस निकालूंगा अगर फाइव, तो आएगा कितना, ओमेगा टी माइनस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि V एंड I आर इन सेम फेज। V और I किस फेज में, सेम फेज का मतलब होता है अपने पास साथ साथ रहते हैं। कैसे रहेंगे हमेशा, इसका मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तो करंट भी क्या मिलेगा, जीरो। अगर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो करंट और वोल्टेज हमेशा क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग है, नहीं बता दिया अपन। फिर मेन मेन यही काम है अपने पास। हमने क्या देखा, V नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज अगर अप्लाई किया तो करंट की वैल्यू आई I नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में, जीरो। और अपन को एक एक्स्ट्रा काम की जरूरत नहीं है इसमें होती, ठीक है ना। जब उस वाले डेरिवेशन में अपने टॉपिक में पावर वावर भी निकाल रखी, पर जब आर सर्किट कोर्स में नहीं है तो पावर वैसे भी नहीं पूछेंगे अपन। एलसीआर सर्किट की पावर हमको लास्ट में पढ़नी भी, तो उस टाइम पढ़ लेंगे। तो जहाँ आगे पार्ट हो रहा है उसको कट कर दें। थोड़ा इसमें ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे को फेजर बनाना है, क्या ड्रॉ करना है अपन को, तो फेजर कैसे सीखा था हमने कल, टी की जगह क्या पुट कर देते हैं पहले, जीरो। और क्या चेक करते हैं, एंगल। तो सीखा था ना कि पहले टी जो इक्वेशन आ रही है, मेरे पास दो इक्वेशन है, वोल्टेज की ये रही, करंट की ये रही। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में ही टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, जीरो। तो अगर मैं वोल्टेज में टी की जगह जीरो पुट करूं तो एंगल कितना आएगा, मैं यहाँ टी की जगह जीरो पुट कर दूं तो एंगल कितना आएगा, जीरो। और जीरो एंगल कौन सी एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर।
तो मैंने क्या करा, वी नॉट को एक्स एक्सिस पे बना दिया। ऐसे ही आई नॉट को कहा बनाएंगे, टी इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करो, एंगल कितना आएगा, वापिस 0 आ रहा है, इसका मतलब आई नॉट को भी कहां पे बना दो, एक्स एक्सिस। तो टी इक्वल टू 0 पे दोनों ही आई नॉट और वी नॉट किस एक्सिस पर होंगे, एक्स एक्सिस। फिर आई नॉट वी नॉट हो गया। टी इक्वल टू 0 के बाद क्या करते हैं, इसको ओमेगा टी घुमा दो। तो हमने इसको ओमेगा टी घुमा दिया, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वी नॉट और कौन आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, तो ये वी नॉट और आई नॉट जो है अपने पास हमेशा क्या रहते हैं, साथ साथ। ये लिखा भी है अपन ने, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहता है, जी। तो आपका भी करंट वाले में मेन पॉइंट क्या है अपने पास, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो इनमें ये बातें ध्यान रखनी है ना। पहले बताऊं कोर्स में नहीं है, पर ये पॉइंट क्या है, थोड़ा आगे काम आएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये। तो ये तो किसकी बातें हुई, प्योरा। तो उसमें जहां जहां पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उन पे अंडरलाइन करके रख लो, तुम्हें वही वही चीजें ध्यान रखनी है मतलब। वैसे तो अभी लास्ट में अपन पढ़ेंगे अभी अपने पास तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन में, है ना। वहां टेबल बन रही होगी लास्ट में, देखो आप तो टेबल ही खोल लो लास्ट में, ऐसा करो कि तीनों खत्म होंगे ना, इसके बाद एक टेबल बन रही है देखो नोट्स में, तीनों जहां खत्म हो जाएंगे वहां पे एक टेबल बन रही है, मिल गई। तो देखो टेबल में लिख रहा होगा अपन ने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट कितनी मिली अपन को, मिल गई टेबल, आई नोट साइन ओमेगा टी। फिर लिख रहा होगा फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, लिख रहा है, लिख रहा होगा ना, सेम फेज में वोल्टेज और करंट किस फेज में, सेम फेज में। यही तो है ना सेम फेज का मतलब, लिखा हुआ है वो तो, लिखा हुआ है, लिख गया ना। फिर पावर भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ लेना, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। मेन वही ध्यान रखना है अपन। फिर नेक्स्ट, टेबल ही खोल के रखो, टेबल ही मेन है अपने पास। नेक्स्ट क्या करा अपन ने, फिर प्योर इंडक्टर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्योर इंडक्टर की। प्योर इंडक्टर में क्या हो जाएगा अपने पास, कि जब भी हम किसी इंडक्टर मतलब सोलिनोइड के साथ एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एसी वोल्टेज तो वही लिया अपन ने, वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर ये सोलिनोइड है अगर इंडक्टर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो वोल्टेज अभी भी हमने उतना ही अप्लाई किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर यहाँ जो करंट मिली अपन को, ठीक है ना, तो वो करंट की इक्वेशन आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। कितनी आई वोल्टेज की इक्वेशन, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब यहाँ पे जो आई नॉट है ना, अब देखो सुनो, आई क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आई नॉट किसके बराबर आ रहा था, वी नॉट बाय आर, क्योंकि रजिस्टर का रेजिस्टेंस कौन होता है, आर। यहाँ पे कौन है, कल पढ़ा था अपन ने, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सेल था ना, रिएक्टेंस क्या होता है तो वही ना। तो देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्सेल, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। तो ध्यान सुनना जो बात बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर में करंट जो होता है वो होता है हमेशा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यही होगा ना करंट की वैल्यू, कोई सी भी टॉपिक आ जाए आपके पास, हमेशा करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आर। तो इसमें हमने करंट की वैल्यू आ गई वी नॉट बाय आर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन है, एक्सएल। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट की वैल्यू ये आएगी वी नॉट बाय एक्सएल, ठीक है ना। फिर आई नॉट आ गया यहाँ पर। अब वोल्टेज का और इसका फेज डिफरेंस निकालें। फेज डिफरेंस
बिटवीन V एंड I। तो V और I का जो फेज डिफरेंस आएगा फाइ, इसमें क्या लिखा हुआ है और इसके एंगल में क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, तो एंगल में जो जो लिखा है उनका डिफरेंस लिख दिया अपन ने, ओमेगा टी। तो फाइ का कितना आया, और मैं कल भी एक बात बताई थी, अगर फेज डिफरेंस में पाई बाय टू आता है तो टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, कल ग्राफ में समझाया था मैंने, तो सर्कल बना के भी बताया था, T/4 का कितने का आता है। तो इसका मतलब अगर टाइम का डिफरेंस अगर यहाँ देखोगे T, तो वो आएगा कैपिटल T/4, है ना। अगर फेज डिफरेंस पाई बाय टू का होता है तो टाइम डिफरेंस कितने का होता है T/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है V इज पाई बाय टू और T/4 अहेड बाय करंट, कि जो वोल्टेज है वो पाई बाय टू या T/4 आगे है किससे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे साथ साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं पर तुमको मान लो एक जगह पहुंचना है, तो क्या होता है करंट तो T/4 बाद पहुंचेगी किसके, वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, जैसे वोल्टेज मान लो 10 सेकंड में पहुंच जाता है एक जगह, तो करंट कब पहुंचेगी अपने पास, उसके T/4 बाद। कितने बाद पहुंचेगी, तो T/4 बाद का मतलब क्या हुआ, 10 का T/4 कितना हो जाएगा, 10/4 कितना हुआ, 10/4 कितना होता है 2.5। तो वोल्टेज तो कब पहुंच गया 10 सेकंड में, तो करंट T/4 बाद पहुंचेगी, मतलब 10 प्लस 2.5, मतलब उसको पहुंचने में फिर कितना टाइम लगा 12.5 सेकंड, ठीक है ना। जबकि चलना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो साथ साथ, पर होगा क्या, वोल्टेज जो है वो करंट से क्या हो गया अपने पास अब पीछे रह गया। और वो पीछे क्यों रह गया भैया, वो रह गया इंडक्टर की वजह से, क्योंकि इंडक्टर करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज, है ना। तो बैट ये तो चाहता है करंट फ्लो होने लग गया, पर जैसे करंट फ्लो होने लगेगी इंडक्टर क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का प्रोडक्शन कर देगा, जिससे करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है ना। वो तो चाहता है जल्दी से चल जाऊं, पर वो क्या करेगा, उसको रोकने के लिए इंड्यूस करंट बैठा हुआ है रास्ते में। ऐसे मान लो ब्रेकर है ना, जब गाड़ी एक साथ चलने लगी अपने पास, वोल्टेज के लिए तो स्मूथ रोड दी, पर करंट के लिए बीच बीच में कौन आ गए, ब्रेकर्स आ गए। ब्रेकर जैसे आगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी बार बार, तो उसको कहीं पहुंचने में टाइम कैसा लग गया फिर ज्यादा, है ना। और वो ब्रेकर कौन दे रहा है उसको, इंडक्टर, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट नहीं था, इसलिए तो दोनों कैसे थे हमेशा साथ साथ। पर जैसे ही इंडक्टर आया, इंडक्टर इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन करेगा, जिससे करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है ना। इसी वजह से करंट पीछे रह जाती है किससे, वोल्टेज। इसमें भी अगर ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा फेजर वाला। यहाँ पे टी की जगह 0 पुट करो, कितना एंगल आया, 0 कौन से एक्सिस पर होता है, तो मैंने यहाँ पे वी नोट को लिख दिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। कब T=0। अब आई की इक्वेशन ये रही, इसमें टी की जगह 0 पुट करो, -5/2 किधर होता है -5/2, ऊपर के नीचे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ नीचे मैंने क्या बना दिया, आई नो। तो दिख रहा है ना, देखो वोल्टेज करंट से कैसा है, अहेड आगे। ये तो T=0 पे बनाया ना, दोनों को कितना कितना घुमा देंगे, ओमेगा टी किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने वी नोट को भी घुमा दिया और आई नोट को भी घुमा दिया, कितना कितना घुमाया हमने, ओमेगा टी और ओमेगा टी, याद है। तो वोल्टेज और करंट दोनों को हमने पाई बाय टू घुमा दिया। तो ये जो डायग्राम बना, ये इसका क्या बना दिया अपन ने, फेजर। पहले पहले जो मेन मेन पॉइंट है ध्यान रखना, वोल्टेज करंट जो है अपने पास उसमें कितने का फेज डिफरेंस है ध्यान रखना है, कौन आगे कौन पीछे ये बात ध्यान रखनी है अपन को, है ना। थोड़ा बहुत फेजर तरीके आ जाएंगे। ये पार्ट हो गया अपना। फिर नेक्स्ट, फिर है अपने पास प्योर रजिस्टर, सॉरी प्योर कैपेसिटर।
अब कैपेसिटर में क्या होगा अपने पास, तो देखो अगर अपन ने कोई कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर जो इसका कैपेसिटेंस मान लेते क्या है सी, वोल्टेज तो वही अप्लाई कर रहे हैं वापस वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज तो उतना ही है अपने पास। करंट की वैल्यू अगर निकालें इसमें अपने पास तो करंट की इक्वेशन में यहाँ माइनस आ रहा था ना पाई बाय टू, इसमें आ जाएगा प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब इसमें वोल्टेज करंट से पीछे हो गया आपको, है ना, फेज डिफरेंस निकाल ना। चलो मैं पूछूं पहले आई नोट की वैल्यू बताओ, अभी तो बताया मैंने वी नोट बाय रेजिस्टेंस, क्या होता है वी नोट बाय, तो ये कौन है, वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कल पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं इसको अपन एक्सी, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी। तो हम पहले कह रहा हूं रटना नहीं है, इसलिए कि पूरे चैप्टर में करंट हमेशा क्या है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बस रेजिस्टेंस के नाम बदलेंगे, है ना। रजिस्टर में रेजिस्टेंस आर ही होता है, इंडक्टर में रेजिस्टेंस हो जाता है एक्सएल, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्सी। आगे पढ़ेंगे भी अपन एलसीआर सर्किट, तो उसके रेजिस्टेंस का फिर एक नया नाम आ जाएगा, पर फॉर्मूला थोड़ी बदला, फॉर्मूला तो हमेशा क्या है करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस के नेम बदलते जा रहे हैं, है ना। इसलिए दिमाग में हमेशा ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कोई अलग से बहुत बड़ा फॉर्मूला आ रहा है अपने पास चैप्टर में, चैप्टर में फॉर्मूला हमेशा वही है जो करंट वाले फॉर्मूले थे, है ना, और एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है बस करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। पर याद रखना रेजिस्टेंस बदल रहे हैं बस अपने यहाँ, कभी इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल हो गया, कभी कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्ससी, तो हो जाएगा वी नॉट बाय एक्स, ठीक है। ऐसे मान लो अभी एलसीआर आएगा तो नीचे में एलसीआर का रेजिस्टेंस लिख दूंगा, ठीक है ना, तो देखते हैं अपने पास, तो फॉर्मूला बदलेगा नहीं, इसलिए दिमाग में ये बात बिठा के रखो बस, ठीक है ना। आई नॉट हो गया वी नॉट बाय एक्सी, फिर फेज डिफरेंस निकाला अपन ने, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा फाई इक्वल टू, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है मतलब एंगल में ओमेगा टी, इसके एंगल में क्या लिखा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी से ओमेगा टी, तो फाई की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाय टू, का मतलब पीछे रह गया, वोल्टेज क्या रह गया अपने पास अब पीछे, तो इसका मतलब है v इज पाई बाय टू और t/4 बिहाइंड करंट, करंट से कैसा है अपने पास पाई बाय टू पीछे हो गया, पहले इंडक्टर में तो क्या हो गया था वोल्टेज आगे, पर कैपेसिटर में कंडक्टर क्या हो गया आपके पास, सॉरी करंट क्या हो गया अपने पास आगे हो गया, वोल्टेज पीछे हो गया, उल्टा हो गया। और ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी ऐसा हो जाएगा, पहले v का ग्राफ तो हमेशा यही बन रहा है तो यही बना दिया मैंने। अब करंट का बनाना है, करंट की इक्वेशन ये रही, t की जगह 0 लिखो क्या आएगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू कहाँ होगा प्लस का ऊपर, आ गया, कितना कितना घुमा देंगे ओमेगा टी किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये लो ये बन गया वी नॉट, और ये कब घूमने के बाद मतलब ओमेगा आ गया। तो एक बार ध्यान से देख लो, और वो टेबल जो है ना मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ लो, 2 मिनट लग रहे हैं पर पढ़ लो इसको अच्छे से, मतलब माइंड में सेट कर लो भैया प्योर इंडक्टर में होता क्या है वोल्टेज और करंट जो है, अगर वो तीनों का वोल्टेज सेम है देख लो, वी नोट साइन ओमेगा टी वी नोट साइन ओमेगा टी वी नोट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या जैसे हमारे घर पे कोई वोल्टेज आ रहा है तो क्या पंखे के लिए अलग देते हैं क्या, कि एसी के लिए अलग वोल्टेज दे रहे हैं, पंखे के लिए अलग आ रहा है अपने पास, मोबाइल चार्जर्स के लिए अलग आ रहा है, सबके लिए तो आज सेम ही रहा है ना, तो वो तो वी नोट साइन ओमेगा टी तो सबका क्या रहेगा सेम, पर जब रेजिस्टेंस में अप्लाई कर रहा हूं तो करंट अलग आ रही है, इंडक्टर में अप्लाई कर रहा हूं तो करंट अलग आ रही है, कैपेसिटर में अप्लाई कर रहा हूं तो करंट अलग आ रही है ना, तो ये अलग क्यों हुआ, सब में अलग क्यों हुआ, वो हुआ इनके रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, इंडक्टर का रेजिस्टेंस हुआ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया एक्सी, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। कहाँ पे, हाँ यहाँ वी नोट है,
एवरेज पावर उसे से याद करो, पावर है ये तीनों ही कोर्स में नहीं है, पर ये तीन जो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला मैंने पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आगे क्या है एलसीआर में काम आएगा, है ना? क्या है कौन सा कोर्स में? हाँ, तभी तो मैं बोला आपके पास वो टेबल जो है ना अपने पास जितना मैंने ये लिखा है कि इतने पार्ट याद रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि एलसीआर में काम आएगा। ये चला रहा है मोबाइल, तो नोट चला रहा है, कल टेस्ट है। क्यों? अरे ये इसी का तो टेस्ट है, तेने क्या नहीं पढ़ा है? तो कब है? अच्छा है, आज वाला, हाँ है ना? ऐसे लिख देना उसमें ओनली लर्न फॉर जो भी अपने पास एलसीआर सर्किट है। तू चलेगा? आऊंगा मैं तो। है जिस फैमिली बुलाया ही नहीं, तो तू भी फैमिली आने चाह रहा है क्या? हाँ तो बस दो, दोनों भाई चल चलेंगे, मैं तो और क्या है। एवरेज पावर एलसीआर सर्किट का? नहीं नहीं, इनका तो कोई भी चीज कोर्स में नहीं है। ये दिख रहा है ना, देख, प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, इनका तो कोई भी चीज कोर्स में नहीं है। इसका मतलब कल के बाद जो टॉपिक पढ़ना है, कल पढ़ा था ना लास्ट, ठीक है ना, जहां से ये स्टार्ट हो गया प्योर टॉपिक में देखना अभी, वो कोर्स में नहीं है। डायरेक्ट कौन सा कोर्स में आएगा? एलसीआर सर्किट, है ना, वो स्टार्ट कर रहा हूं अपने को। पर ये काम अपन को ध्यान रखना है कि इनमें क्या क्या हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देख ले एक बार, कर दो रब। चलो, अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को? अब ये कोर्स है अपने पास एल सी आर सीरीज सर्किट। अब एलसीआर सीरीज सर्किट मतलब इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, तीनों को किसमें कनेक्ट करना है अपन को? सीरीज। तो हमने क्या लिए? तीनों रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों को हमने किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। और जो वोल्टेज अप्लाई किया वो अभी तक जो कर रहे हैं अपने पास वी नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? सी, है ना, ये तीनों अपने पास। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास? ये तीनों जो है अपने पास, जब इसमें वोल्टेज आएगा तो तीनों में तीनों सीरीज में है ना, करंट सेम रहता है। तीनों में करंट क्या रहेगा? तो अपन मान लेते हैं करंट की पीक वैल्यू इसमें भी आई नॉट है, इसमें भी आई नॉट है, और इसमें भी करंट की पीक वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट। पर तीनों में वोल्टेजेस कैसे आएंगे? डिफरेंट। इसका जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो अपने एज्यूम कर लिए वी नॉट आर, इसका पीक वैल्यू एज्यूम कर लिया वी नॉट एल, इसका पीक वैल्यू एज्यूम कर लिया वी नॉट सी, है ना, तो ये सबकी अपन ने पीक वैल्यू एज्यूम कर ली। अब देखो, प्योर रेजिस्टेंस में
प्योर आर में वोल्टेज और करंट किस फेज में होते हैं? सेम फेज। इसका मतलब वोल्टेज वी नॉट आर और आई नॉट दोनों किस फेज में? सेम फेज में। अगर मैं बात करूं प्योर एल की, तो प्योर एल में कौन अहेड है? वोल्टेज। करंट पीछे। मैंने आई नोट पे इधर ही बना दिया ना, तो वोल्टेज को अहेड बना दो, तो ये तो आई नोट है ही सही, क्योंकि तीनों में कौन सेम है? करंट। तो वोल्टेज जो होगा वो उससे अहेड बना दिया अपन ने। किसका वोल्टेज? इंडक्टर का, वी नॉट एल। फिर कौन आया नेक्स्ट? प्योर सी अगर होता, तो प्योर सी में क्या करते हैं अपन? करंट अहेड होता और वोल्टेज क्या होता? पीछे। तो करंट इधर है, तो वोल्टेज का बनाऊंगा मैं इससे पीछे, तो वी नॉट कितना हो गया ये? तो तीनों में जो वोल्टेजेस है वो सब एक जैसे नहीं आ रहे हैं, तीनों में फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर मेरे को इसमें टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब आई नॉट निकालना है और करंट की इक्वेशन निकालनी है ना, इसमें अपन से क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या पूछेंगे कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। फिर एक वर्ड आएगा इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे पहले रिएक्टेंस आया था ना, तो एलसीआर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो क्या बोलेंगे? इन एलसीआर सर्किट डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, इनकी वैल्यू निकालो, फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालो। ये सब बातें हमसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो अपन को एक एक करके सारी बातें निकालनी है कि आई नॉट कितना आएगा ये निकालो, फेज डिफरेंस निकाल के बताओ, इक्वेशन निकाल के बताओ, इम्पीडेंस निकाल के बताओ। तो एक एक करके डिराइव करें। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले अपन इसका फेजर बनाएंगे। क्या बनाना है? फेजर कैसे बनाएंगे इसका अपने पास? तो देखो ये बना दिया अपन ने वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब इसका फेजर के लिए इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन नहीं है, इसलिए अपन ने जो अभी ये सीखा इससे बनाएंगे फेजर। और फेजर बनाने के लिए पहला इसमें अपन यूज कर रहे हैं कि जब वी नॉट एल बड़ा है किससे? वी नॉट सी से। किसका वोल्टेज ज्यादा है? एल मतलब इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मोर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, आई नॉट को सीख लो पहले, और वी नॉट को या वी नॉट आर को किस एक्सिस पे बना दिया हमने? एक्स एक्सिस। ठीक है ना। आई नॉट को और वी नॉट आर को किस एक्सिस पे बना देंगे? एक्स पर। देन वी नॉट एल आई नॉट से आगे, मतलब वाई एक्सिस पे बनेगा। वी नॉट सी आई नॉट से क्या है? पीछे, तो किस पे बनेगा? माइनस वाई एक्सिस पे। पर बड़ा कौन है? वी नॉट एल, तो इसको तो बड़ा बनाएंगे अपन, वी नॉट एल, और वी नॉट सी को कैसा बना देंगे? छोटा। तो आपके तो लाइनिंग है ना, तो लाइनिंग के हिसाब से मान लो इसको तो हमें 4 लाइन का बना लो, तो इसको कितनी लाइन का बना लो? 2 लाइन। ठीक है। तो वैसे तो ये फेजर बन गया अपना t इक्वल टू 0 पे। अगर ये फेजर बन गया तो हमारे पास फेजर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 3, वी नॉट आर, वी नॉट सी, वी नॉट। तो आपके पास कितने वोल्टेजेस हैं? उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? वी नॉट के इक्वल। ध्यान से सुनो, इसलिए बात प्योर मैथमेटिक्स है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। कि वी नॉट की वैल्यू जो है वो इन तीनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। तो मैं इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूं? तो देखो इन तीनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? 180 मतलब अपोजिट। दो वेक्टर अगर अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये तो करेंगे ना, दो वेक्टर ही तो एक तरीके के रोटेशन वेक्टर है ना ये दोनों। तो वी नोट एल और वी नोट सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेपरेट कर देंगे। तो कौन बड़ा है? तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 4 लाइन का, ये 2 लाइन का था, ठीक है ना, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचा? 2। 2 किसका बचेगा? वी नॉट एल का बचेगा, मतलब वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी में जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो वी नॉट एल का होगा। तो इसका मतलब ऊपर बना दिया मैंने क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट, और वो कितना आएगा?
वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। कोई डाउट इसमें? देखो वापिस सुन लो। हमने कहा पहले हमने फेजर बना लिए तीनों। तीनों के फेजर बनाने के बाद ये बात पता लग रही है अपन को कि मेरे पास तीन वोल्टेजेस आ रहे हैं। मेरे को इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? और जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वी नॉट के इक्वल। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालूं? तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ठीक है, इनका काम हो गया ना। अब कौन बचा मेरे पास? वी नॉट आर और वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालें। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास? इनका रिजल्टेंट आ गया अपने पास, क्यों? क्योंकि ये दो क्या है? वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इसके पैरेलल लाइन मैंने यहां खींच दी, इसके पैरेलल लाइन मैंने यहां खींच दी, और इसका जो भी डायगोनल आएगा वो इनका रिजल्टेंट आएगा। और इनका रिजल्टेंट कौन है? वी नॉट। तो ये क्या बना? इनका कंप्लीट फेजर। ठीक है ना, पहले बोला एलसीआर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसे मान लो आप साल लगा लो, मतलब ऐसे मान लो 2-3 साल नहीं पूछा है तो इस बार चांसेस है। और उनमें क्या है, जैसे वो सैंपल पेपर वगैरह में इसका ही दे रखा है, तो एलसीआर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या बोल रहा है वापस सुन लो। हमने कहा पहले मेरे पास तीन वोल्टेज थे, वी नोट आर, वी नोट एल, वी नोट सी। इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वी नोट। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? तो पहले हमने वी नोट एल और वी नोट सी को सॉल्व किया। कितना आया? ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है अपने पास वो हमने वी नोट एल की साइड लिया। क्यों लिया? क्योंकि वी नोट एल बड़ा है। जैसे 4 लाइन का था, ये 2 लाइन का, तो रिमेनिंग क्या लाइन बचेगी? 2 लाइन। देन वी नोट एल और वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और वी नोट आर का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कि इसके पैरेलल लाइन हमने यहाँ खींच दी, वी नोट एल माइनस वी नोट सी के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ खींच दी। इनका जो भी डायगोनल आएगा अपना, वही डायगोनल इन सबका रिजल्टेंट होगा। और वो कौन है इन सबका रिजल्टेंट? वी नोट। ठीक है, अब वी नोट जो है वो आई नोट से आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है? आगे आ रहा है। वी नॉट आई नॉट तो ये रहा ना, तो वी नॉट आई नॉट से क्या आ रहा है अपने पास? आगे। कितना आगे आ रहा है? पता थोड़ी ना एंगल, तो मैंने कितना मान लिया? फाइ। तो बेसिकली फाइ क्या चीज है? फाइ है फेज डिफरेंस बिटवीन वी वोल्टेज एंड करंट। किस सर्किट के लिए? एलसीआर सर्किट। जो एलसीआर सर्किट है उसमें वी और आई में फेज डिफरेंस कितना आ गया? फाइ। पर मैं बोलूं कौन आगे? वी नॉट, मतलब वी आगे। वी इज 5 फेज अहेड, या उल्टा बोल दो, है ना, आई इज 5 फेज बिहाइंड। सेम ही मतलब है ना। मैं बोल दूं करंट आगे, या ऐसा बोल दे वोल्टेज पीछे, मतलब उल्टा। वोल्टेज आगे या करंट पीछे अपने पास, तो मीनिंग क्या है? सेम। जैसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो फेजर बना दिया ना, इसी फेजर से हम आई नोट निकालेंगे, इसी फेजर से हम फाइव की वैल्यू निकालेंगे। तो चेक करें, ये ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहे हैं बी। तो अपन यह ले रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो कितना आएगा? यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये हो गया ना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन है? वी नॉट। परपेंडिकुलर कौन है? वी नॉट एल माइनस, और बेस कौन है? तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर वी नॉट आर, वी नॉट एल, वी नॉट सी, क्या चीज है ये? वी नॉट आर क्या है?
किसका वोल्टेज है ये, और वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। मैं पहले बोल रहा हूँ एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में जो काम आएगा। अगर करंट के अकॉर्डिंग देखो तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर, है ना, सिंपल सी बात है। I इक्वल टू V बाय आर। तो वोल्टेज की वैल्यू अगर देखेंगे अपने पास, तो वोल्टेज कितना आ रहा है अपने पास, तो I इंटू आर। इसका I कितना है, I नॉट, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो आर ही होता है। इसमें भी करंट की वैल्यू कितनी है, I नॉट, और रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, इसका भी करंट तो I नॉट ही है, और रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, X, है ना। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कि V नॉट स्क्वायर इक्वल टू I नॉट आर माइनस, सॉरी, I नॉट एक्सएल माइनस I नॉट एक्सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा है इसका स्क्वायर लिख दो, मतलब I नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, I नॉट, पर बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है ना इसमें, तो दोनों में से कॉमन आ गया I नॉट स्क्वायर। क्या बचेगा इसमें, एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। आई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ नहीं करा, इस पूरे को डिवाइड में लिख दिया है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये आ गई वी नॉट बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आई नॉट डिराइव हो गया। अब ऐसा लिख रहा है देखो साफ साफ, करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह ही तो काम कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। हियर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं जेड। क्या नाम है इसका, इम्पीडेंस। तो क्या बोलते हैं, तो लिख भी रही डेफिनेशन कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर एक निकाल रखा है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो वापिस ट्राइंगल तो यही है, टेन फाइव निकाल लो। क्या निकालो, तो टेन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो लिख दिया भाई वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी डिवाइड बाय वी नॉट आर। इन तीनों की वैल्यू है ना हमारे पास, तो यह आ जाएगा आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्सी डिवाइड बाय आई नॉट कॉमन, कैंसिल भी हो गया, तो टेन फाइव की वैल्यू क्या आई, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। आई नॉट आ गया, इंपिडेंस डिराइव कर लिया, फेज डिफरेंस डिराइव कर लिया। अब मैं बोलूं करंट की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ करंट। तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या लिखेंगे, कौन अहेड है, वोल्टेज की करंट, लिखा है यहाँ पे V इज 5 फेज अहेड। तो V की इक्वेशन तो है मेरे पास, कितनी है, क्योंकि तो करंट की लिखनी है। तो करंट 5 फेज क्या हो जाएगा इससे पीछे, तो करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस। तो ये एलसीआर सर्किट में हमसे जो जो पूछते हैं अपने पास, हमने ये डिराइव कर लिया। लास्ट अपने को ग्राफ बनाना है, एक सेकंड मुझे बनवाते हैं।
है? तो खत्म कैसे होगा सिलेबस? फिर अभी जब होएगा फिर दूसरा आ जाएंगे, फिर अगले साल थोड़ी पेपर देने हैं। अरे फिर एक एक पेपर दे देगा फिर 7 7 दिन में। अब उनके 3 टेस्ट बाकी है जैसे मान लो, तो उस हिसाब से अपने भी 3 टेस्ट है, जब तक तो खत्म कर लें जितना हो सके। फिर कोशिश करेंगे ना, तुम भी मेजर दे लो थोड़ा बहुत तो। हाँ आ गया है, तो करंट की इक्वेशन और इम्पीडेंस आ गया अपने पास, और फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें ग्राफ, देखो मैंने ग्राफ के लिए तुमसे बताया था कि जब भी ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तो अपन को पहले सेम सेम गैप पर ये लिख लो, T/2, सॉरी T/4, T/2, 3T/4 और T, है ना? थोड़ा मेजर करके बनाना, ऐसे कचरे की तरह मत बना देना, एग्जाम में नंबर नहीं देंगे फिर। देखो फिजिक्स में अगर बोल दिया कि ग्राफ है तो ग्राफ की तरह दिखना चाहिए, इसका मतलब कि फिजिक्स में इसका मतलब क्या होगा, आपने ग्राफ में टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इसका मतलब आपकी इक्वेशन गलत है ना? तो ये लॉजिक है सारा, इसका मतलब ऐसे नहीं फर्जी चीज में बना रहे हैं अपन, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं अपने पास, कैसे उल्टा सीधा बना देते हैं, ना मेजरमेंट है ना कुछ है अपने पास, और बिना मेजर के बनाओगे तो वहां नंबर नहीं मिलने, है ना? ग्राफ की इतनी इंपॉर्टेंस है, ग्राफ कहीं पे कर्व है कहीं पे स्ट्रेट है, सबका मीनिंग होता है। अगर आपने कोई चीज में गड़बड़ कर दी अपने पास, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, आप फिनोमिना को गलत समझ रहे हो। जब आप फिनोमिना को गलत समझ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ गलत है, तो गलत कर ही देगा। तो थोड़ा ध्यान रखो कि स्ट्रेट लाइन तो स्केल से बनाना, तो स्केल से बनाना बच्चे हाथ से खींच देते हैं, यूं टेढ़ा कर देते हैं, तुम सही तो बना के आए थे, तो वो सही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो पहले सेम सेम गेप का मतलब है आप स्केल से मेजर कर लो, वहाँ एक बार ही पेपर देने जाना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि बार बार पेपर देने जाना है वहां आपके यहाँ। तो एक बार ये देने जाना है तो काम थोड़ा ढंग से ही करके आना हो। अगर स्केल कहीं पे यूज आ रहा है तो स्केल का यूज करना है। तो आपने T/4, T/2, 3T/4 और T सेम सेम गेप पे ये बना लो। फिर क्या करो, हमेशा दो लाइन पे, तुम्हारे लाइनें खींची हुई है, दो लाइन पे तो क्या आ जाएगा, ऊपर I0 नीचे -I0, ठीक है? और 3 लाइन पर ऊपर तो आ जाएगा V0 और नीचे क्या आ जाएगा, -V0। पैटर्न याद रखो, डायग्राम बनेगा भी जल्दी और काम भी अच्छा होगा भी। ऊपर और नीचे दोनों में बनाने ग्राफ, तो ऊपर 2 2 लाइन में अपन ने क्या ले लिया, नीचे ऊपर में तो I0, और 3 3 लाइन में क्या ले लिया अपन ने, V0। अब V0 में क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी आ रहा है ना? साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो पहले क्या आ जाएगा, ओरिजिन, फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्स, फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0, फिर नेगेटिव में मैक्स, फिर वापस 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तो वोल्टेज का ग्राफ बन गया। अब करंट का बनाना है। करंट कैसी है, 5 फेज पीछे, और 5 फेज पीछे बनाऊं कैसे, ना तो कोस आ रहा है ना और कुछ आ रहा है, तो 5 फेज पीछे कैसे बनाऊं? तो ध्यान रखना क्या है अपने पास, जो अहेड होता है ना, जो अहेड होगा उसका पॉजिटिव पीक पहले आता है। क्या लाइन बोली मैंने, जो अहेड होगा उसका पॉजिटिव पीक कहाँ आएगा, पहले। लिख के रख लो ये बात, ठीक है ना? वोल्टेज एंड करंट में जो अहेड होगा उसका पॉजिटिव पीक पहले आएगा। वोल्टेज और करंट में जो अहेड होगा उसका पॉजिटिव पीक पहले आएगा। ठीक है? अब देखो, अभी अहेड कौन है हमारा, वी, वी है ना हेड, तो उसका मतलब वी का पॉजिटिव पीक कहाँ आ रहा है, T/4 पे, तो ये पहले आना चाहिए। और करंट का कहाँ आना चाहिए, कितना बाद में, 5 बाद। 5 कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी जनरल वैल्यू है ना, ये तो मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो 5 बाद में आना है, तो इसका मतलब मान लो कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं। तो अपन क्या सोचो कि ये जो पूरा ग्राफ था ना बनाते टाइम, थोड़ा आगे सरक गया, तो थोड़ा आगे सरक के बनाने का मतलब मैंने मान लिया कि करंट का ग्राफ ओरिजिन की जगह यहां से स्टार्ट हुआ, तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा करंट का।
कि करंट का ग्राफ जो है उसमें क्या लिख रहा है अपने पास कि वो फाइव फेज पीछे, फाइव कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने ऐसा मान लिया कि वोल्टेज जो है उसका ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट का ग्राफ बाद में स्टार्ट होगा, पीछे रह गया ना वो, तो कहां पे स्टार्ट होगा उसके बाद, तो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करके अपन ने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। पीक इसका बाद में मिल रहा है, जैसे इसका पीक यहाँ आ रहा है, इस वाले में पीक यहाँ आ रहा है, तो कैसे मिल रहा है इसका पीक बाद में, है ना, ऐसे शो करना है। तो ग्राफ देख के पहचान में आना चाहिए कि कौन अहेड है कौन बिहाइंड है, ठीक है। तो इसमें कौन अहेड हुआ आपके पास, वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का पॉजिटिव पीक कहाँ आ रहा है, पहले, और करंट का पॉजिटिव पीक कहाँ आ रहा है, बाद। तो ये कौन सा सर्किट हुआ हमारा, एलसीआर सर्किट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो ये एलसीआर हो गया अपने पास पूरा। फिर इसके बाद क्या टॉपिक है, पावर। देखो पूरा लिखा हुआ है, फोटो खींचू क्या, नोट में सही लिखा हुआ है वैसे तो, फोटो खींच दूं, वैसे तो सेम ही लिखा हुआ है, एच टू जेड ही। नहीं मेरी नहीं है तो किसी बच्चे की है, तो किसी बच्चे की जरूरत पड़ेगी ना। क्या कह रहा है, अच्छी राइटिंग है खराब है? अरे उसके लिए कुछ कह रहा है क्या, वो बात है। इतनी अच्छी मेरी तो नहीं हो सकती, तो आगे बढ़िया ना, आगे मेरे को भी दिख रहा है। नहीं लिख तो बड़ा भी सकता हूँ तो मैं, ज्यादा आ जाता है ना इसलिए, छोटा छोटा तो रूम है अपना। तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे को नहीं ले जाएगा। है, टाइम हो गया क्या, अरे टाइम हो गया क्या, तो बोलो ना। चलो अब 2 दिन की और है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर।